Hello guys, today we are discussing about the CSIR नेट। गाइस मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ CSIR नेट का जो भी सिलेबस है मैथमेटिकल साइंस का, वो मैं पूरा ब्रीफ आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार इस एग्जाम को दिया जाता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है और पूरा सिलेबस मैं इस चैनल पे आपको कराऊंगा। ओके, तो आप शुरू से इसको देखें अच्छे से कि क्या किस तरीके से इसमें एग्जाम में बैठा जाता है, किस तरीके से इसको क्वालिफाई किया जाता है। बहुत ही ईजी होता है, पूरा मैं स्ट्रेटेजी आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, CSIR नेट जो होता है बेसिकली साइंस वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे फिजिक्स हो गई, मैथ्स हो गई और केमिस्ट्री हो गई। ठीक है, अदर सब्जेक्ट्स भी हैं और इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, और जो यूजीसी नेट होता है वो हमारा होता है नॉन साइंस वाले के लिए, जैसे हिंदी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, फिलोसफी हो गई। तो हम बात कर रहे हैं सीएसआईआर नेट जो साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें डिस्कस कर लेते हैं हम कि किस प्रकार से हम इसके अंदर सिलेबस क्या है, किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, जो स्टूडेंट्स या जो अ, विद्यार्थी हैं किस प्रकार से इस एग्जाम को बैठ सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एज लिमिट क्या है, किस तरीके से। ठीक है ना, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अगर मैं डिस्कस करूं तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सीएसए नेट का जो एग्जाम होता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। किस तरीके से, जरा देखें। जैसे कि जब हम एग्जाम देते हैं, ठीक है ना, तो दो प्रकार के ये होता है। जैसे एक होता है नेट, मतलब अगर एग्जाम देते हैं आप तो या तो नेट का देंगे आप। ठीक है ना, नेट क्या होता है? नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक्चुअल में जब हम एग्जाम देते हैं, ये लेक्चरशिप के लिए होता है। लेक्चरशिप मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में इंडिया के अंदर अगर पढ़ाना है तो आपका नेट कंपलसरी है, नेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, नहीं क्या होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ये नेट होता है। पूरा पूरा आपको डिटेल में बताया जा रहा हूँ, सिलेबस भी डिस्कस करूंगा, उसके बाद क्लासेस भी होंगी आपके हुए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ये जो नेट है इसमें कितने मार्क्स चाहिए, कब ये नेट हो पाता है। ठीक है, और दूसरी बात करेंगे कि जो सीएसआईआर नेट है ये एक सिंगल पेपर होता है ना। सिंगल पेपर के अंदर ही सिंगल पेपर के अंदर सिंगल पेपर के अंदर ही हम ए दो क्लियर कर सकते हैं। मतलब आपका पेपर एक ही होगा और उसमें मार्क्स के हिसाब से आपको नेट और जेआरएफ मिलता है। ठीक है, नहीं तो पेपर एक ही होगा। कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि यार दो दो पेपर होने हैं, जेआरएफ का अलग होता है, नेट का अलग होता है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सिंगल पेपर होता है एक। ठीक है भाई, सिंगल पेपर। तो इस सिंगल पेपर में ही ये जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मार्क्स आते हैं उसके हिसाब से नेट और जेआरएफ को मिलता है। ठीक है ना, तो जेआरएफ कब मिलता है आपको, वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा जेआरएफ। तो बेसिकली सीएसआईआर नेट हमारे पास दो सर्टिफिकेट देता है हमको सिंगल एक एग्जाम में। एक नेट जो लेक्चरशिप होता है, जिसको असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं, वो कम मार्क्स आने पर और थोड़े उससे ज्यादा आते हैं तो होता है जेआरएफ। जेआरएफ का मतलब इसमें हम जेआरएफ अगर जिसका हो जाता है उसको प्लस जेआरएफ के साथ जो होता है सर्टिफिकेट, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर तो होता ही है। मतलब वो मतलब लेक्चरशिप तो आपकी होगी इसके अंदर। ठीक है ना, जेआरएफ के अंदर दो चीजें इंक्लूड कर लेते हैं हम इसके अंदर। अगर आपका जेआरएफ हो जाता है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर तो हो ही, उसके साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर तो आपका मतलब जेआरएफ के अंदर ही नेट लिख के आ जाए, मतलब लेक्चरशिप आ जाता है सर्टिफिकेट के अंदर, तो ये नेट तो हो ही जाता है फिर क्लियर। ठीक है ना, जेआरएफ इसका होता है प्लस इसमें पीएचडी करते हैं। ये फेलोशिप होती है एक प्रकार से। ठीक है, नहीं फेलोशिप समझ लो आप 3 साल की, 5 साल की, मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 5 इयर्स। ठीक है, चलिए ये होता है। तो बेसिकली इसमें हम पीएचडी मतलब अपनी पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए जेआरएफ होता है। और नेट क्वालिफाई मतलब आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में आप मान्य हो गए कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर वहां पर सर्विस दे सकते हो अपनी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देख लेते हैं एज लिमिट क्या होती है, किस प्रकार से प्रोसेस रहता है। ठीक है ना, तो अगर मैं एज लिमिट की बात करूं, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ एलिजिबिलिटी क्या है इसकी। तो क्या क्राइटेरिया है इसका, आप देखो चेंज हो चुका है पहले से, तो वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। तो बेसिकली इसमें है क्या, देखिए एज का अगर मैं बताऊं इसके अंदर,
तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी भी एज भी मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या होती है? आपका मास्टर्स होना चाहिए। मास्टर मतलब पीजी होना चाहिए आपका। पीजी में मिनिमम, जो जनरल वाले के लिए बता रहा हूँ मैं, 55% मार्क्स होने चाहिए आपके। ठीक है, 55% फॉर जनरल, जनरल कैटेगरी के बोल रहा हूँ। और अदर्स की अगर मैं बात करूँ, जो अदर्स हैं, जनरल के अलावा जो लोग हैं, उनका जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि 50% मार्क्स होना चाहिए, तब आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। सिंपल, ये इतना क्लियर होता है। अब इसकी एज लिमिट की अगर मैं बात करूं कि एज क्या होती है इसमें, एलिजिबिलिटी तो ये होगी फर्स्ट, सेकंड एलिजिबिलिटी देखते हैं जरा। योग्यता सेकंड, एज आपकी जो पहले से जो है बढ़ा दी गई है। पहले 26-28 साल होती थी, अब इसमें चेंज किए हैं कुछ। एज लिमिट है हमारी इसमें, और एज लिमिट किसकी? नेट की कोई एज लिमिट नहीं होती है। ये इसकी कोई अपर एज लिमिट नहीं है डिफाइन। जेआरएफ की लिमिट होती है, मतलब पीएचडी करने की लिमिट होती है आपकी, वो एज बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। जेआरएफ मतलब पीएचडी बोल सकते हो आप, यहाँ पीएचडी लिख देता हूँ, ठीक है। पीएचडी करने की आपकी एज लिमिट होती है, क्या है वो? जैसे कि अगर आप 30 साल तक हैं, आपकी एज है 30 साल, तो आप क्या कर सकते हैं? पीएचडी कर सकते हैं। किसके लिए है ये एज? ये जनरल के लिए है, और जनरल। अब ओबीसी की अगर मैं बात करूं, तो 3 साल इसमें बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये किसके लिए हो गया? ये हो गया जनरल वालों, ओबीसी के लिए। और अगर एससी एसटी की बात करूं, 35, और एससी एसटी, ये एज अभी मतलब जो नया नोटिफिकेशन आया था उसके हिसाब से हो रहा है, मतलब अभी ये एज लगेगी, पहले कम थी, ठीक है ना। तो ये क्लियर हुआ थोड़ा सा कि भाई जो नेट होता है, वो सीएसआईआर नेट जो होता है वो साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है, और बेसिकली इसमें दो सर्टिफिकेट मिलते हैं। एग्जाम एक ही होता है, अगर आपकी कट ऑफ के हिसाब से होता है वो, कि आपके 100 मार्क्स आए हैं 200 में से, तो आपको नेट मिल जाता है। 120 या 110 आए हैं आपको, तो जेआरएफ मिल जाता है। जेआरएफ के अंदर नेट ऑलरेडी होता है इंक्लूड, ठीक है ना। चलिए, ये थी, मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। अगर मैं बात करूँ किसकी, अ, एक एलिजिबिलिटी और, नेट की कोई अपर एज लिमिट नहीं होती है, ठीक है। नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नेट की कोई एज अपर लिमिट नहीं है। नेट जो भी है लेक्चरशिप के लिए, इसमें हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं, उसकी कोई अपर एज लिमिट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर नीचे, ठीक है। नो अपर एज लिमिट। ये तो मैंने वो डिस्कस किया, जो कि आपके पास अगर इतनी क्वालिफिकेशन है तो आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जेआरएफ की, ठीक है। नहीं, अगर आपके पास, और नेट की, अगर आपके पास मास्टर्स में, एमएससी में आपकी 55% है, तो आप इसके लिए इस चैनल से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं इजीली, ठीक है। नहीं, मैं सारे पीवाइस यूज कराऊंगा आपको, हर टॉपिक को डिटेल में बताऊंगा, और मैं बताऊंगा भी डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से, कितने कितने मार्क्स कहाँ से आने वाला है, सब कुछ क्लियर करने जा रहा हूँ, ठीक है। नहीं, चलिए, तो अब मैं इसकी थोड़ा-सा एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लूँगा, फिर मैं बताऊँगा कि मैं यहाँ पे मैथमेटिकल साइंस में डिस्कस करूँगा इसमें, इस पूरे एंटायर टॉपिक्स में। इसमें मैं अभी डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा, किस प्रकार से यूनिट वाइज़ मैथ्स में क्या-क्या आता है एग्ज़ाम में, ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेता हूँ कि क्या-क्या इसके एग्ज़ाम में किस-किस तरीके से आता है, कितने पेपर होते हैं। सिंगल एक पेपर होता है बेसिकली, है ना? उसके अंदर ए, बी, सी 3 सेक्शन होते हैं, वो मैं सेक्शन डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं अपन। एग्ज़ाम पैटर्न, देखिए भैया, ज़रा एग्ज़ाम पैटर्न में क्या डिस्कस करेंगे अपन, इस तरीके से इसका एग्ज़ाम होगा। सारा आप एक बार अच्छे से जान लोगे ना, सिलेबस क्या है, उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर पाओगे। वरना कोई फ़ायदा नहीं है, आप पढ़ते रहोगे, आपको पता नहीं कितने कहाँ से कितने मार्क्स का आने वाला है, क्या होने वाला है ना? उसमें फिर दिक्कत हो जाती है। अच्छा, एग्ज़ाम पैटर्न बेसिकली मैं यहाँ पर
आपको डिस्कस करता हूँ, 3 पार्ट्स डिवाइड कर देता हूँ, 3 पार्ट्स में, ओके? एक तो आपका आ गया पार्ट ए, एक तो आपका एक पार्ट ए हो गया, पार्ट ए। पार्ट ए से क्या-क्या आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ डिस्कस करूँगा मैं। फिर आएगा आपका पार्ट बी, पार्ट बी। लास्ट होता है आपका पार्ट सी। ये सिंगल एक पेपर में ही होते हैं, ठीक है? पार्ट सी। ये 3 पार्ट्स होते हैं आपके। देख लेते हैं किस प्रकार से हैं ये पार्ट्स। चलिए, देखिए भाई सिलेबस डिस्कस करते हैं इसका किस तरीके से, मतलब एग्जाम पैटर्न है। सिलेबस इसके बाद डिस्कस करूंगा मैं, मैथमेटिकल साइंस का बेसिकली, ओके? तो सबसे अगर मैं पार्ट ए की बात करूं, तो पार्ट ए के अंदर आता है हमारा जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है? मतलब ये सब्जेक्ट जनरल एप्टीट्यूड है, सबसे रिलेटेड जो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं इसके अंदर, ठीक है? इस तरीके से पूछे जाएंगे आपसे क्वेश्चन, और किस तरह के क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं डिस्कस करूंगा आने वाले टाइम में। सबसे पहले वाला पार्ट जो होता है इसके अंदर जनरल एप्टीट्यूड आता है आपका, ठीक है भाई? तो जनरल एप्टीट्यूड के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, प्रीवियस ईयर कैसे रहे हैं, वो भी डिस्कस करेंगे हम आने वाले टाइम में, ठीक है? तो जनरल एप्टीट्यूड में बेसिकली आपसे कितने क्वेश्चंस आएंगे और कैसे कैसे रहेगा पेपर, थ्योरेटिकल है, एमसीक्यूज है, ये वाइज है, वो भी डिस्कस कर लेता हूँ मैं। पेपर का जो इसके अंदर सेक्शन रहने वाला है, फर्स्ट ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट के अंदर, इसके अंदर एमसीक्यूज रहेगा आपका, ठीक है? एमसीक्यूज रहेगा इसके अंदर, और इसके अंदर भी एमसीक्यूज रहेगा आपका। और जो पार्ट हमारा सी है, इसके अंदर आपका रहेगा एमएसक्यू, एमएसक्यू मतलब मल्टीपल, मतलब एक से ज्यादा अगर क्वेश्चन सही हो सकते हैं उसके अंदर, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है? एमसीक्यूज में एक ही क्वेश्चन सही होता है, इस तरीके से रहेगा इसका। जनरल एप्टीट्यूड के अंदर कितने टोटल क्वेश्चंस कितने आने आते हैं हमारे, तो जनरल एप्टीट्यूड के अंदर आपके टोटल जो क्वेश्चंस है 20 क्वेश्चंस आते हैं टोटल। टोटल जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके, वो रहेंगे आपके 20 क्वेश्चंस, ठीक है? और जो आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने हैं आपने, वो रहेंगे आपके ओनली 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मतलब 20 क्वेश्चंस में से आपको 15 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं बस। कितने मार्क्स का रहेगा एक क्वेश्चन? ईच क्वेश्चन जो रहेगा हमारा, मार्क्स वो रहेगा आपका 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? तो अगर मैं बात करूं टोटल क्वेश्चन जो आएंगे जनरल एप्टीट्यूड के, वो रहेंगे 20, उसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं 15, और एक 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? पार्ट बी जो है वो हमारा सब्जेक्टिव है, जो आपने प्रिपरेशन किया, जो आपका सब्जेक्ट है मैथमेटिकल है, तो उससे रिलेटेड जो लीनियर अलजेब्रा है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, अभी मैं डिस्कस करूंगा पूरा सिलेबस आपसे। तो ये रहेगा आपका सब्जेक्टिव, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है वहां से रिलेटेड, ठीक है? सब्जेक्ट बेस्ड पूछा जाएगा यहाँ से। इसमें टोटल क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं वो भी देख लेते हैं हम। इसके अंदर आपके टोटल क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल क्वेश्चन जो रहने वाले हैं इसमें आपके रहेंगे 40 क्वेश्चंस। इसमें से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कितने करने हैं आपने? इसमें से आपने करने हैं ओनली 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं,
और क्वेश्चंस की जो मार्किंग रहेगी, वन क्वेश्चन कितने का है ईच क्वेश्चन, ये रहेगा आपका 3 मार्क्स का। और इसमें बता दूं मैं, ए पार्ट में और बी पार्ट में दोनों में निगेटिव मार्किंग है आपके, ठीक है, ए पार्ट में भी निगेटिव मार्किंग, बी में भी है। कितने कितने की निगेटिव मार्किंग वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। जो ए पार्ट है आपका, इसमें है 0.5 की निगेटिव मार्किंग, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। और इस वाले पार्ट में है आपकी 0.75 की निगेटिव मार्किंग, इस पार्ट बी के अंदर, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से रहेगा इसका। सी पार्ट की अगर मैं बात करूं, तो ये भी आपका सब्जेक्टिव ही रहने वाला है, और मैंने बता दिया है इसका ये एमसीक्यूज रहेगा, मतलब मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर, मतलब एक से दो से ज्यादा सही हो सकते हैं, एक से ज्यादा सही हो सकते हैं, वो क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर, ठीक है भाई। तो अगर मैं बात करूं इसमें टोटल क्वेश्चंस कितने हैं इसमें, इसके टोटल क्वेश्चंस जो होंगे हमारे, वो रहने जा रहे हैं आपके 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर, ठीक है भाई। और आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, आपने करने हैं ओनली 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट, बस, ठीक है। 60 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें 20 करने हैं आपने। और मार्किंग क्या रहने वाली है, ये रहेगा आपका 4.7 मार्क्स का, ठीक है। तो काफी अच्छा नंबर है ये, इसमें तो काफी मार्क्स का आता है आपका। तो ये तो रहा सिलेबस के बारे में। पेपर का मोड कैसे होने वाला है, मतलब किस तरीके से होगा पेपर, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होने जा रहा है। अभी एग्जाम होता कब कब है, एक तो ये आपका दिसंबर में होता है एग्जाम, साल में 2 बार कराया जाता है, दिसंबर में होता है एग्जाम आपका ये, और जून में होता है ये, ठीक है। 2 बार होता है ये एक साल में। आप इस तरीके से कर सकते हैं इसका। हम दिसंबर को लेके चल रहे हैं, दिसंबर के हिसाब से अपना कोर्स लेके चलेंगे, दिसंबर तक आपका सारा कोर्स हम करा देंगे मैथमेटिकल साइंस का, ओके। तो उसके हिसाब से और किस प्रकार से, अभी मैं कोर्स का भी डिस्कस करूंगा आपसे, कैसे कैसे कोर्स, मैथमेटिकल साइंस का कोर्स कैसा है, इसके अंदर किस तरीके से करने वाले हैं सारी चीजें, ठीक है, वो भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो यहाँ से फिलहाल अगर मैं डिस्कस करूँ, तो टोटल अगर देखा जाए यहाँ पर कितने कितने मार्क्स का हो रहा है, तो आप ध्यान से देखो, तो ये हो रहे हैं भाई हमारे 30 नंबर का, तो यही हो गया, ठीक है। ये जनरल एप्टीट्यूड का पोर्शन जो है वो 30 मार्क्स का आता है एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि 15 क्वेश्चन करने हैं आपको, और 2 मार्क्स का रहेगा, तो 30 हो गए सिंपल। तो 30 मार्क्स का आता है आपके ए पार्ट से, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, तो इसका हो गया आपका कितने का है, 25 क्वेश्चन ने 3 से आ गया 75 मार्क्स का, इससे हो गया आपका। और अगर इसकी बात करूं मैं, तो ये कितना है आपके 20 क्वेश्चन करना है आपको, है ना। और कितने का है एक क्वेश्चन हमारा, पड़ेगा 4.75 से अगर आप करोगे, तो ये कितना हो गया, 95 हो गया ना, 95 मार्क्स का हो गया। तो अगर आप इसका टोटल करने जाओगे, तो ये आपको जो टोटल होगा इसका, जो टोटल आएगा वो आएगा आपका 200 मार्क्स, ठीक है भाई। तो 200 मार्क्स का आपका आने जा रहा है। अब आपको नेट कितने में मिलता है, जेआरएफ कितने में मिलता है, बहुत ही सिंपल, मैं अभी पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा। बहुत ही आसान होता है, आपने अगर 50% मार्क्स भी आप ले आते हैं इसके अंदर, 50% भी आप ले आते हैं, 200 में से 100 नंबर भी आ जाते हैं, तो आपको नेट मिल जाता है इजीली, ठीक है नहीं, सेफ जोन एक तरीके से। तो ये बात हुई। एग्जाम की टाइमिंग क्या रहेगी, कितने घंटे का एग्जाम होता है, जो इसकी टाइमिंग होती है वो 3 आवर्स होती है, ठीक है, 3 आवर्स का एग्जाम होता है। और एक ही एग्जाम होता है, उसकी के अंदर ये सेक्शन बने होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। इसमें निगेटिव मार्किंग है 0.5 की, इसमें 0.75 की, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। आपको उस क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 30 और 75 और 95, ये 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है पूरा टोटल,
ठीक है। तो अगर मैं किस तरीके से जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ आपको, जो मैं अभी मैंने डिस्कस किया था सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से इसका सिलेबस है, ठीक है, कैसे कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं। देखो भाई सिलेबस हम मैं जो इस पढ़ाने जा रहा हूँ वो मैं डिस्कस करूंगा आपसे ओनली सीएसआई या नेट मैथमेटिकल साइंस का, ठीक है। तो मैथ्स का मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर, बाकी सब्जेक्ट अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। मैथमेटिकल का पूरा कोर्स मैं यहाँ पे कराने जा रहा हूँ आपको, देखते हैं भी जरा। तो इसमें किस किस तरह के मतलब क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हमारे आते हैं, वो भी मैं सारा डिस्कस करने जा रहा हूँ अभी आपसे ना। तो अगर मैं बात करूँ किसकी, इसके एग्जाम के सिलेबस की, तो सीएसआई या नेट का जो नेट इसके सिलेबस की बात कर रहा हूँ भाई, मैं कर रहा हूँ मैथ्स की। तो मैथमेटिकल साइंस वाले बच्चे हैं बस उनके लिए, ठीक है भाई। मैथमेटिकल साइंस वाले बच्चों के लिए डिस्कस कर रहे हैं हम ओनली। और ये एनटीए कराता है, एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है इसको, ठीक है। तो आपको पता ही होगा। तो इसका किस तरीके से सिलेबस है वो डिस्कस में कर लेता हूँ आपसे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसके अंदर सिलेबस की, देखो भाई इसका जो एग्जाम, अगर आपको इसका एग्जाम भी मैथमेटिकल साइंस का, अगर जो भी एग्जाम होता है किसी भी तरह का, जैसे टिफर का ले लो, एनबीएचएम का ले लो, ये मैं इसका सिलेबस ऐसा है कि आपने इसका सिलेबस अगर अच्छे से पढ़ लिया तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी हायर लेवल का मैथमेटिक्स का एग्जाम आपसे ना हो पाए। सारे सबसे ज्यादा सिलेबस इसी का है, सीएसए या नेट का। बाकी जो भी एग्जाम होते हैं उनका, ठीक है, 10 बाद उसको देख लेंगे। तो सबसे कम सिलेबस इसी का है। तो होता क्या है कि अगर आपने इस एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर ली, इसका जो कोर्स है अच्छे से पढ़ लिया, तो कोई हायर मैथमेटिक्स का कोई भी आप एग्जाम आराम से दे सकते हैं, उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। भंडार है मतलब। कौन कौन से एग्जाम इसके सिलेबस से आप कर सकते हैं, ठीक है, वो भी पीएचडी कराते हैं बेसिकली। तो वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। देखिए जरा एग्जाम, जैसे सबसे पहले तो अपना नेट ही हो गया, जेआरएफ हो गया आपका, गेट हो गया आपका, जैम हो गया, जैम, सेट हो गया आपका। सेट क्या होता है, जैसे नेट होता है ऐसे ही सेट होता है हमारा, ठीक है। वो ये स्टेट लेवल का होता है सेट, और ये नेशनल लेवल का होता है, मतलब ठीक है। ये मतलब जो राज्य होते हैं उनके अपने सेट होते हैं, ठीक। और एनबीएचएम हो गया आपका। ये पीएचडी के लिए यहाँ से कर सकते हैं, एमएससी पीएचडी मैथमेटिकल साइंस। और आपका टिफर हो गया। ये सारे एग्जाम, यूपीएससी ऑप्शनल भी इसमें आप ले सकते हो ना, यूपीएससी ऑप्शनल जो होता है वो भी कवर हो जाता है, मतलब इसी का सिलेबस इनफ होता है। इतना मतलब अच्छा खासा सिलेबस है इसका। तो मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक से कहाँ-कहाँ से क्या-क्या होता है, ठीक है। अगर मैं मैथ्स की बेसिकली बात करता हूँ, तो इसके अंदर आपके मैथ्स में 2 हमारे ब्रांचेज़ होती हैं। फिर देखिए ज़रा कौन-कौन सी ब्रांच। मैथ्स के अंदर 2 ब्रांच हमारी होती है भई, ब्रांचेज़। फर्स्ट प्योर मैथमेटिक्स, सेकंड एप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो 2 हैं यहाँ पर। तो प्योर और एप्लाइड में क्या कौन-कौन से हमारे वो आते हैं टॉपिक्स। जैसे अगर मैं प्योर की बात करूँ, प्योर में, तो प्योर में मेरा कौन-कौन से आगे भी, जैसे रियल एनालिसिस हो गया, प्योर का टॉपिक है। रियल एनालिसिस प्योर में आता है ये। ठीक है, सेकंड लीनियर अलजेब्रा हो गया आपका, ये भी प्योर में आता है।
थर्ड आपका मॉडर्न अलजेब्रा हो गया, ये भी आपको प्योर में आता है। तो दो ब्रांच होती है मैथ्स की, एक प्योर और एक अप्लाइड। तो प्योर में क्या क्या आता है वो देख लो आप, और अप्लाइड में क्या क्या आता है। तो प्योर में रियल हो गया, लीनियर हो गया, मॉडल अलजेब्रा हो गया, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया। ये ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी सब ये इसमें लीनियर अलजेब्रा में कवर कर लेंगे अपन, ठीक है। ये हो गया कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये हो गया आपके प्योर के टॉपिक्स। ठीक है भाई, तो ये प्योर हो गया। अगर मैं अप्लाइड की बात करूं, तो अप्लाइड में क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। अप्लाइड में हमारा आएगा, अप्लाइड में जैसे कि आपका फर्स्ट ओडीई आ गया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड आपका आ गया पीडी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड आ गया आपका सीओबी, है ना। सीओबी हो गया आपका, न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया। ये सारे किसके टॉपिक हैं, उसके हैं। ये अप्लाइड के सीओबी, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, ओके। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन ये हो गया सीओबी। फोर्थ है हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस, और फिफ्थ हो गया हमारा लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, वो भी आता है ना, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। ये हो गया हमारे अप्लाइड के टॉपिक्स। तो अब यूनिट वाइज किस तरीके से किसमें से कितना कितना आता है वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। तो प्योर और अप्लाइड में ये डिफरेंस है, ठीक है ना। प्योर के टॉपिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आप खाली प्योर ही तैयार, अभी मैं डिस्कस करूंगा, देखो कितना, अगर खाली आप प्योर ही कर लेते हैं तो आपके जेआरएफ से भी ऊपर मार्क्स आ जाएंगे, रैंक बना सकते हो आप इसमें, ठीक है। देखो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये मैंने डिस्कस किया, मैथ्स की टू ब्रांचेस हैं यहाँ पर, प्योर और अप्लाइड। मैं यूनिट वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूँ कि इसमें से कितना कितना आपका आता है, ठीक है। तो यूनिट वाइज अगर मैं डिस्कस करूँ, जैसे कि अगर मैं प्योर की बात करता हूँ आपसे, यूनिट फर्स्ट में अगर मैं प्योर की ओनली बात करूँ, इसकी प्योर, प्योर में अगर देखोगे आप, प्योर मैथ से क्या क्या आता है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट डिस्कस कर रहा हूँ अभी आपसे, ठीक है। यूनिट फर्स्ट में जैसे कि हमारा अभी मैंने डिस्कस किया आपका, आपको रियल एनालिसिस हो गया आपका फर्स्ट, रियल। सेकंड लीनियर अलजेब्रा हो गया आपका। ये हो गई आपकी फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट के अंदर ये दो टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। अभी इसमें मार्क्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा वो भी डिस्कस करता हूँ अभी। फिलहाल ये फर्स्ट यूनिट हो गई आपकी। सेकंड यूनिट देख लेते हैं हम। यूनिट सेकंड, यूनिट सेकंड से क्या क्या होने वाला है अभी, क्या क्या आने वाला है, जैसे मैंने उधर डिस्कस किया था अभी आपसे। यूनिट सेकंड से हो गया आपका मॉडल अलजेब्रा, यूनिट सेकंड में आता है, ठीक है। मॉडर्न अलजेब्रा हो गया आपका, और आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया। इसमें भी मार्क्स, कितने मार्क्स का आता है, कहाँ से आता है वो भी डिस्कस करूंगा अभी मैं आपसे। कॉम्प्लेक्स हो गया, मॉडल हो गया, ये आपकी दो सेकंड यूनिट होगी। थर्ड यूनिट आती है आपकी
यूनिट। थर्ड यूनिट से आता है भाई आपका, इसको हम किसमें अप्लाइड में कंडीशन कंसीडर करेंगे, देखो जरा। इधर मैंने बताया था प्योर का एक पोर्शन कवर हो गया, मतलब शुरू की दो यूनिट्स, ये जो शुरू का है ये तो यूनिट फर्स्ट थी हमारी, और ये जो लास्ट की दो हैं ये हमारी यूनिट सेकंड्स के हैं, प्योर में आ गया ना। और इधर का एक पोर्शन जो है वो अप्लाइड में आ गया, ठीक है। तो यूनिट थर्ड जो है वो अप्लाइड में आ चुका है आपका। अप्लाइड मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स के अंदर हमारा जो मैंने अभी टॉपिक्स बताए हैं आपको, जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ठीक है नहीं, क्या हो गया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट तो इसी को लिख लेते हैं अपन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया आपका। अभी मार्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे आपसे। और इसका लिख रहा हूँ ना, प्योर के लिख दिए, चार चार चैप्टर हो गए एक तरीके से ये, ठीक है। और अब इसके लिख रहा हूँ अप्लाइड के। तो पार्शियल हो गया आपका, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद आ गया थर्ड आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया आपका। फोर्थ आ गया आपका कैलकुलस, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, ये हो गया। तो इसमें हो गया, एक टॉपिक और ले लेते हैं इसमें, इंट्रीगल इक्वेशन, लीनियर, लीनियर इंट्रीगल इक्वेशन, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। एक क्लासिकल मैकेनिक्स और आता है, बट ये इनफ है, काफी है इसमें, है ना। अब जो थर्ड यूनिट है वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। थर्ड थर्ड तो हो गया, फोर्थ यूनिट देख लेते हैं। जो हमारी फोर्थ यूनिट है ना, उसमें बेसिकली क्या होगा, फोर्थ यूनिट में आपका स्टैट्स आता है। इसमें हमने क्या करना है, जो मास्टर्स स्टैट से करे हुए होते हैं बच्चे, उनको, उनके लिए ये पोर्शन होता है, ठीक है। तो आपने अगर इस साइड से किया हो तो ये पोर्शन आपका होता है, ठीक है। तो इसमें स्टैट्स का आता है, बट ये जो बच्चे स्टैट नहीं लिए होते हैं वो उनके लिए ये वाले टॉपिक्स होते हैं। तो हम जो बेसिकली, मैं तो यही पढ़ाने वाला हूँ, प्योर एंड अप्लाइड, ये स्टैट्स का अपने पास नहीं है। तो आप इसको, जो बच्चे हैं स्टेट वाले, वो वही किसी अदर चैनल से आप कर सकते हैं इसको प्रिपेयर, ओके। तो बेसिकली मैं इसमें जो आपको इसमें से मतलब अपने इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं इसको भी, ठीक है। मैं एक बात बतानी है पीछे, आपको बता दूं एक बात, कि जैसे मैंने ये तीन पोर्शन में इसको डिवाइड किया है, जरूरी नहीं कि हर पार्ट को आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। जो पार्ट आपको अच्छा आता है, मान लो आपने इसमें से अच्छा कवर कर लिया तो इसको कर दो, और बी का कर दो, एक की जरूरत नहीं है, मत करो एक को, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि हर पार्ट से आपको क्वेश्चन करने ही करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, स्टैट्स की, तो ये हम इस चैनल पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। मैं इसके अंदर एलपीपी जो प्रॉब्लम आती है वो मैं डिस्कस कर सकता हूँ, वो मार्क्स उसमें आपको मिल जाएंगे। फिलहाल देखो अभी यूनिट में अगर मैं रियल की बात करूँ, अगर मैं मार्क्स की यहाँ पे बात करने जाऊँ, तो बहुत ही, देखो कितना आसान हो जाएगा आपका पेपर। 200 का आपका पूरा पेपर होता है, ठीक है ना। 200 से ये जो रियल एनालिसिस है ओनली, जिसको हम आर ए शॉर्ट में इसको बोल देते हैं, जैसे मैंने उधर लिखा था, इसको एल ए, इसको एम ए, सी ए, ये हो गया आपका
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, COB और LIE, ये मैंने इधर भी डिस्कस किया था आपसे, ठीक है। अब मैं मार्क्स के बारे में बता दूं कितने में से कितने का आता है। अगर मैं रियल की खाली बात करूं, यूनिट फर्स्ट के अंदर ही अगर मैं डिस्कस करूं, तो आपका इसके अंदर 50 से 55 मार्क्स का आता है, खाली रियल एनालिसिस से। अब देखो जरा, 50 से 55 मार्क्स का खाली आपका रियल से आता है। अगर जिसने रियल अच्छे से तैयार कर ली, जिसने सपोज करो आपने फर्स्ट यूनिट अच्छे से तैयार कर ली ना, फर्स्ट यूनिट, तो फर्स्ट यूनिट से 50 से 55 मार्क्स का आता है। ये नहीं, खाली रियल से फर्स्ट यूनिट के अंदर तो आएगा कम से कम 100 मार्क्स का। देखो जरा ध्यान से, इसमें भी 50 से 55 मार्क्स का आता है आपका, 55 मार्क्स का। ये देखो जरा, मतलब कि जिस बच्चे ने अगर रियल खाली मतलब फर्स्ट यूनिट अच्छे से प्रिपेयर कर ली, तो समझ लो उसका आराम से नेट हो जाएगा क्लियर, है ना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब प्योर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना प्योर के आपसे न तो JRF होने वाला है, ना गेट होने वाला है, ना ही आपका नेट होने वाला है। गेट में तो खैर अप्लाइड ज्यादा आती है, बट अब उसमें भी अब प्योर आने लगेगा आपसे, ठीक है ना। तो ये हुआ। अब बात करते हैं सेकंड यूनिट की। अगर सेकंड यूनिट की अगर मैं बात करूं, तो इसमें आपका आएगा 25 से 30 मार्क्स का, ठीक है नहीं, 25 से 30 मार्क्स का आएगा। और इसके अंदर आएगा आपका, इसमें भी 25 से 30 मार्क्स का आएगा। अगर आप एसी का अगर निकालें, अगर फर्स्ट यूनिट की अगर मैं बात करूं खाली फर्स्ट यूनिट में, तो आपका देखो कितने तक का आ रहा है यहाँ से। अगर मैं इन दोनों यूनिट को ले लूं, फर्स्ट यूनिट को ओनली, तो इसमें से आपका कम से कम 110 से 120 या 121 मार्क्स तक का आ जाता है, बताओ क्या। और अगर मैं बात नेट की बात करूं, नेट की, नेट अगर आपको क्वालिफाई करना हो, बिल्कुल सेफ जोन बता रहा हूँ एकदम, बिल्कुल सेफ जोन बता रहा हूँ आपको। अगर नेट आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है, बिल्कुल सेफ जोन, 110 मार्क्स पे नेट हो जाता है आपका, ठीक है भाई, 110 मार्क्स पर नेट हो जाता है। और अगर मैं बात करूं JRF की, JRF की तो 120 मार्क्स पर, सेफ जोन बता रहा हूँ एकदम, 120 मार्क्स से आपका JRF हो जाता है, ठीक है नहीं। तो अब ये देखो, फर्स्ट यूनिट की अगर मैं बात करूं, रियल और लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस वही मिला के आपके, अगर 50-50 भी लोगे तो 100 मार्क्स, 110 मार्क्स का इस फर्स्ट यूनिट से ही आ रहा है। बता रहा हूँ नहीं, बहुत ही इजी है इसको क्लियर करना। बस आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आने चाहिए, रटना इसमें नहीं चलता है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए आपके, किस तरीके से क्या चीजें पूछी जा रही है। मैं डिस्कस करूंगा रियल, पहले जो हमारा चलेगा वो रियल ही चलेगा, रियल और लीनियर, ठीक है। शुरुआत में जो मैं स्टार्ट करूंगा, अगला लेक्चर होगा वो रियल के ऊपर होगा। इसमें रियल में क्या क्या सिलेबस है अपना, क्या क्या रीमान पढ़ेंगे, बाउंडेड पढ़ेंगे, ठीक है, सीक्वेंस हो गया, सीरीज हो गया, ये सब रियल के अंदर आता है। वो डिस्कस करूंगा मैं आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है ना। बात करें लीनियर अलजेब्रा की, तो लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिक स्पेस हो गया, आप वो मैट्रिक हो गया आपका, है ना, काफी सारी ट्रांसफॉर्मेट हो गया मैट्रिक्स का, काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर, वो मैं यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप फर्स्ट यूनिट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तब भी आपका नेट हो जाएगा आराम से, ठीक है ना। बट ये तो नहीं है कि भाई इसमें आते हैं आपके, आप सारे ही क्वेश्चन कर दोगे रियल के, ऐसा तो होगा नहीं कि रियल लीनियर अलजेब्रा के सारे क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, फिर उसमें मार्क्स भी कटेंगे। तो जो 100, तो इसलिए हम इन यूनिट को भी कवर करेंगे, ठीक है। बट शुरुआत हमारी रियल से होगी, और लीनियर अलजेब्रा दोनों साथ साथ चलेंगे पैरेलल। और उसके साथ फिर जैसे एक बुक जो भी कंप्लीट होगी, फिर मॉडल अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स, फिर ऑर्डिनरी, इसमें से देख लेंगे। बट फिलहाल आप ये देखो, वेटेज देखो कहाँ से कितना मार्क्स का आ रहा है। ये तो समझ लो आपने तैयार कर लिया रियल और अलजेब्रा, तो अच्छे खासे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं मॉडल अलजेब्रा में, तो इसमें अगर आप अगर 25-25 ही लो, यही दोनों मार्क्स उठा लो इसके, तो आपके कितने मार्क्स का, चलो यहाँ से मान लो, है ना, 50 मार्क्स का चलो ले लेते हैं, यहाँ से 25-25 लो और ही लेते हैं वैसे, तो 50 मार्क्स का यहाँ से आ जाएगा आपका, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है एकदम। तो अगर आपका मान लो उसमें 100 मार्क्स का भी हो गया फर्स्ट यूनिट में, तो आप यहाँ से 20-30 मार्क्स तो ला सकते हैं आराम से, है ना, बिल्कुल ईजी है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको कि जो आपका जो आपका
110 मार्क्स पर, 110 मार्क्स पर आपका 200 में से, है ना? टोटल जो है वो 200 है आपका, जो टोटल है आपका 200 है। वैसे तो 400 मार्क्स का आता है पेपर, क्योंकि स्टैट्स भी लगा देते तो टोटल 400, 400 में से आपको 200 मार्क्स करना होता है, ठीक है? क्लियर? अगर 200 में से आपके 110 मार्क्स आ गए, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा लेक्चर सेफ, बिल्कुल सेफ जोन बता रहा हूँ एकदम, ठीक है? ये नंबर्स ध्यान रखना, ठीक है? अगर आपका लेक्चर सेफ मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है? अगर आपका 120 मार्क्स आ गया, मतलब अगर इसमें 2-3 नंबर कम भी हो जाए तब भी आपको मिल जाएगा, ऐसा बता रहा हूँ, ठीक है? इसमें अगर 2-3 नंबर कम भी हो जाए तब भी आपको जेआरएफ हो जाएगा आपका, ठीक है ना? तो हो जाएगा आपका जेआरएफ, मतलब पीएचडी प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों, ठीक है भाई? और अगर मैं बात करूं, अगर आपके 130 मार्क्स आ गए तो रैंक बनेगी फिर, ठीक है? रैंक जो होती है वो आ जाएगी फिर, इससे ऊपर जैसे नंबर जाने लगेंगे 120 से, वो रैंक में काउंट होने लगेगा, ठीक है ना? तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कहाँ से कितने मार्क्स का आएगा, तो देखो सिंपल पता चल रहा है एकदम ही। अगर मैं फर्स्ट यूनिट तैयार कर लेता हूं तो 100 मार्क्स का यहाँ से मैं लेके चलूं, सिंपल। अगर मैं यहाँ से ज्यादा नहीं तो 20-30 मार्क्स, 130 नंबर, तो यही हो गया रैंक के लेवल के आगे। अगर कहने का मतलब प्योर अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपका जेआरएफ और रैंक आराम से हो जाएगा, ठीक है? नहीं, प्योर को अगर अच्छे से कर लिया। अप्लाइड, खाली अप्लाइड करोगे तो आपका नहीं हो पाएगा नेट भी क्लियर, है ना? तो प्योर पे सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना, और मैं प्योर ही ज्यादा अच्छे से कराऊंगा आपको, ठीक है? और अप्लाइड भी अच्छे से ही कराऊंगा, बेसिकली प्योर पे ज्यादा ध्यान देना है बेसिकली, इतना क्लियर होता है। अगर हम बात करें इसकी, क्या बोलते हैं, अप्लाइड मैथ्स में, तो इसमें आप इसको सबको मैं ले लेता हूँ, किसी में से 10 मार्क्स का, किसी में से 15 मार्क्स का, किसी में से 5 मार्क्स का, ऐसे ऐसे आता है। तो मैं टोटल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसमें से आपका 80 मार्क्स का लेके चलो आप, ठीक है? 80 मार्क्स तक का। आप सोचोगे ये तो 200 से भी ऊपर चला गया, है ना? कि भाई यहाँ पे, और ये 50 तो ये हो गया, तो इस तरीके से ये तो 80 आप इसमें बोल रहे हो। मैंने बोला नहीं आपसे कि ये टोटल जो पूरा पेपर होता है ना, वो 400 मार्क्स का होता है, 200 का करना होता है, उस हिसाब से बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना? तो ये हो गया 80 मार्क्स का, सिंपल। इसमें स्टेट में से वो तो, ये जो जैसे अपना रियल होता है सीन का, इतने मार्क्स का आता है, इसमें से 110 20 मार्क्स का, बाकी इनको इधर वाला पोर्शन करना होता है, अप्लाइड में करें या प्योर में करें, जो भी है, जो मास्टर्स स्टेट से करते हैं। ओके, तो ये हमारा पूरा टोटल हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा रहेगा वो हम स्टार्टिंग करेंगे रियल से, ठीक है? उसके बाद लीनियर अलजेब्रा, दोनों साथ साथ चलेंगे पैरेलल आपके। अब मैं देखो, अगर ध्यान दो, मैंने अभी आपको कुछ समझाया था पीछे कि अगर कितने कितने का, देखो इधर मैंने बना रखा है आपका टेबल, वो ये, अगर मैं बेस यहाँ पे सिंपल, अगर आपने देखें कि कितने कितने का अगर हम कर देते हैं तो कितने आपको मिल सकते हैं नंबर्स। तो यहाँ देखो जरा, आप सपोज करो कि आपने इसमें से, जैसे 20 क्वेश्चंस हैं, कितने हैं? 20 हैं टोटल, इसमें से करने कितने हैं आपने? 15 करने हैं, चॉइस है काफी सारी, मतलब 15 क्वेश्चंस में से, 15 क्वेश्चन में से सपोज करो आपने 8 क्वेश्चंस कर दिए, है ना? तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो टोटल कितना हो गया आपका? हो गया 16 मार्क्स का। तो मतलब आप 8 क्वेश्चन तो इजीली कर सकते हैं, 8 5 भी कर लेंगे, वैसे बहुत जनरल एबिलिटी के बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। सीरीज दे देंगे, मिसिंग टर्म बतानी होगी, पिक्चर्स दे देंगे, पिक्चर्स मैच करानी हो कौन सी पिक्चर से, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो 8 नंबर का आप आराम से 8 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये 16 मार्क्स का आपका मान लो यहाँ से हो गया, ठीक है? तो 16 मार्क्स तो ये हो गए आपके, ठीक है? मैं देख रहा हूँ कि किस किस तरीके से आप इतना इतना भी कर दोगे तब भी, ये क्वेश्चन है और ये आपके मार्क्स है, ठीक है? तो अगर मैं बात करूं इसके अंदर, इसमें टोटल जो होते हैं क्वेश्चन वो 40 होते हैं, 25 आपको अटेम्प्ट करना है, चॉइस काफी मिल रही है, जो अच्छे जो बेस्ट आपको आता है, नेगेटिव मार्किंग है ना, वो ही करना, बाकी छोड़ देना, जिसको जो नहीं आता स्किप कर दो, उसको 100% वाला ही क्लिक करो, ठीक है ना? इसमें आपका, अगर आपने सपोज करो 25 क्वेश्चन है, 25 में से आपने मान लो 16 क्वेश्चन भी कर दिए, ठीक है? 25 में से 16 क्वेश्चन मान लो आपने कर दिए, तो 16 इंटू 3, तो ये हो गया आपका 48, ठीक है? तो ये आपका 48 हो गया, 16 क्वेश्चन मान के चलो, मैंने 16 कर दिया। इसमें कितना है भाई? इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, इसमें आपको 20 60 क्वेश्चन है, काफी चॉइस है,
है ना? बट उसमें से 20 करने हैं आपने। तो मान लो 20 नहीं हो पाए क्योंकि बहुत सेलेक्ट करने को काफ़ी सारे होते हैं, मतलब 4 ऑप्शन है, 3 भी सही हो जाते हैं कभी-कभी, 2 भी सही हो जाते हैं, नहीं नहीं पता। मान लो आपने इसमें से 12 क्वेश्चंस लगभग कर दिए, तो 12 इंटू 4.75, तो ये हो गया आपका 4.75, 50 7 हो गया, 57 का हो गया ये टोटल, ठीक है? 57 ये हो गया आपका। तो अगर इनको सबको मैं अगर ऐड करता हूँ, तो ये आपका कितना हो जाएगा भई? ये आपका बैठ रहा है 121 मार्क्स, है ना? 16 और हाँ, 121 मतलब कि जेआरएफ आपका पक्का हो गया। और जेआरएफ का मतलब आपका पीएच असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना? जेआरएफ का मतलब तो मैंने पीछे बता रखा है आपको। मतलब ये जेआरएफ जिसका हो जाता है क्लियर, उसको दोनों चीज़ें मिलती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर तो है ही वो, ठीक है? प्लस पीएचडी भी कर सकता है वो। पीएचडी की मतलब जैसे आपने क्लियर कर दिया जेआरएफ, तो उसमें लिमिट होती है, मतलब आपको 2 साल दिए जाते हैं, किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लो आप। अगर आपने नहीं लिया एडमिशन, तो वो आपका जेआरएफ कैंसल हो जाएगा और नेट आपका लाइफ टाइम रहेगा, उसके अंदर जो नेट है। फिर वो आप पीएचडी नहीं कर सकते 2 साल बाद, 2 साल तक कर सकते हो किसी भी कॉलेज में इंडिया के अंदर, है ना? और अगर आप नहीं कर पाते, पीएचडी नहीं करते हैं, खाली इसको रख लेते हैं अपने पास, नहीं करना, तो जो नेट उसके साथ लिखा होगा, है ना? लेक्चरशिप वाला जो होगा, वो आपको लाइफ टाइम तक काम आएगा। क्लियर? अगर आपको दोबारा पीएचडी करनी है, तो फिर से आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तब आप पीएचडी कर पाएँगे, अगर 2 साल निकल जाते हैं तब। ठीक है? तो ये देखो आप इतना, अगर देखो मैंने बिल्कुल इसमें से 8 का कर दिया आपने, इसमें से 16 का कर दिया, इसमें से 12 का कर दिया, तब भी आपका अच्छा खासा यहाँ से स्कोर निकल के आ जाता है। ठीक है नहीं? तो ये सारी चीज़ें हमने आपसे डिस्कस की भाई, ठीक है? कितने से कितने मार्क्स का आएगा, किस तरीके से रहेगा आपका पूरा एग्ज़ाम पैटर्न, सब मैंने डिस्कस कर लिया आपसे, सिलेबस भी मैंने डिस्कस कर लिया। जो अब आने वाली क्लास होगी, उसके अंदर हम आपसे डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस के अंदर कौन-कौन से टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, है ना? लीनियर अलजेब्रा उसके साथ पैरेलल चलती रहेगी, ठीक है? जो भी आपके फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे हैं इसकी, उनको आप शेयर करें, ठीक है? चलिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपसे।